नमस्कार, आप देख रहे हैं जाकर एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 11 नागरिकों की जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, लेकिन अब और नहीं, अब यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। न सिर्फ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों को सेना अब चुन चुन कर मार रही है, बल्कि आतंकवादियों के हाथों में जो बंदूक देते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। ये वो लोग हैं जिनको अब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहा जा रहा है। कश्मीर में ऐसे लोगों को सेना के टॉप कमांडर अब इसी नाम से पुकारते हैं और अब से थोड़ी ही देर में 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पांडे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट यानी कि सफेद पोश आतंकवादियों पर सरकार लगातार आग बरसा रही है। आज कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के आदेश पर ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को आगरा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। संदेश अब साफ है, बस अब और नहीं। कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए निगरानी का फैसला लिया है। श्रीनगर में सुरक्षा को देखते हुए और लगातार सिविलियन टारगेट किलिंग होते हुए देखते अब सिक्योरिटी ग्रिड जो जम्मू कश्मीर का है उन्होंने ड्रोन्स को यूज करने का फैसला किया है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर जो है सीआरपीएफ सिक्योरिटी फोर्स जा नहीं पाते, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या एरियल सर्वेलेंस इलाकों में करने के लिए ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ड्रोन ऊपर जो है मॉनिटर कर रहा है और इसकी क्षमता ज़्यादा है। ये और भी ऊंचाई पर जाकर जो है उन इलाकों में नजर रख सकता है जहां पर माइनॉरिटीज रहती हैं या जहां पर सिविलियंस रहते हैं, ऐसे जो वनरेबल हो सकते हैं। तो उन गतिविधि पर नजर रखने के लिए श्रीनगर में प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर में डीजीपी के नेतृत्व में सीआरपीएफ के साथ एक ड्रोन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की है। ये पहली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ना केवल भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बल्कि उन इलाकों में भी जहां पर पहुंचना मुश्किल है, जगह कम होती है, वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए अब ये मैकेनिज्म जो ग्रिड तैयार किया गया है उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। टारगेट किलिंग के सिलसिले में एनआईए ने 4 जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी उन आतंकवादियों के घरों पर हुई जो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र एनआईए के निशाने पर है। सेना या पुलिस हर नागरिक के साथ नहीं हो सकती, इसीलिए सेना ने कश्मीर के आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। देश में जब कभी आपत्ति आई है या दुश्मन का खतरा मंडराया, फौज के साथ हमेशा शाना बशाना साथ देने के लिए हमारे यहाँ के लोग खड़े हुए हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक साजिश हो रही है। आम आदमियों को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। एक बार फिर से वही डर का मंजर तैयार किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है ताकि वो वहां से पलायन कर जाए। लेकिन जब हमारे साथ इन जैसे लोग खड़े हैं तो मुझे लगता नहीं किसी भी चीज को घबराने की जरूरत है। हाँ, ये वो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में भी उनको चने चबवाए थे और आज एक बार फिर से इन्होंने अपने हाथ में वो बंदूकें उठा ली हैं और तैयार पर तैयार हैं दुश्मन के साथ टक्कर लेने के लिए। कितना जोश है आज आप में? जनाब, दिल तो ऐसे कहता हूँ कि इतना जोश है कि पाकिस्तान एक बार हमारे देश में कोई ऐसा काम करे तो उसको बता दे कि कैसे मिलिट्री कैसे बचाई ना। सेना ने महिलाओं को भी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत महिलाओं को भी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखने में आपको ये साधारण सी लड़कियां लगती होंगी, ये साधारण नहीं है। ये वो लड़कियां हैं जो दिल में जज्बा जुनून लिए घूमती हैं। ये वो लड़कियां हैं जो फौज के साथ शाना बशाना खड़ी होना चाहती हैं। ये वो लड़कियां हैं जो दुश्मन के दांत खट्टे करना चाहती हैं। एक बार देखिए किस तरीके से एक बार फिर से इन्होंने हथियार उठा लिए हैं। ये विलेज डिफेंस कमेटी का हिस्सा है जिन्हें हमारी आर्मी ट्रेनिंग दे रही है। हर दिन उन्हें एक कैप्सूल कोर्स के तहत सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है किस तरीके से आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ करके
भारत के हिस्से में आ रहे हैं, किस तरीके से मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, किस तरीके से निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, किस तरीके से गैर कश्मीरियों के अंदर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बंदूक हाथ में उठाई है ताकि लोग डरे ना, घबराए ना, अपने ही इलाके में रहें और भागने की कोशिश ना करें। इतिहास को दोहराना नहीं चाहते ये लोग। दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए विलेज डिफेंस कम्युनिटी के लोग अब तैयार हैं। देश की रक्षा के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार हैं। सीमा पार से आ रहे आतंकवाद की चुनौती से कैसे जूझ रही है आर्मी, इस पर खास बातचीत की मैंने थोड़े ही वक्त पहले GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे से। What about the very basic issue of the violation of human rights? It is very easy to paint the security forces, the police, CRPF, army as occupiers, somebody who is not needed there, not wanted there. But this is a civilian population just there to earn their living. How is the violation of their rights not a bigger issue than is being made out to be? It is a very interesting question, Padmaja. In fact, in last about 2 days, we have conducted a seminar in which not the military personnel but local population came out to speak on the subject of human rights violation perpetuated by the nexus in Kashmir for last about 30 years in various forms. I think we need to talk about it, that why has all the HR organizations kept quiet when on a trumped up charges against security forces, everybody, not only within our country, not only in Kashmir, but on the international forum, reach out and talk about human rights violation where none have occurred. In fact, when post abrogation of Article 370, when for a period of time even the internet was put down, it became a HR issue. While people did not talk of that, while controlling internet, by reducing the control from across the LC, we were able to ensure that mindless violence on the street was controlled, and therefore the number of youth who died, got injured in various street violence due to stone pelting on other issues in 2016, 17, 18, the numbers actually reduced to even count on the fingers. Nobody's talking about it. These lone wolf attacks, as it were, are being made possible because young men, misled men, they are being armed by these overground workers or terrorists. Perhaps even their family is not aware. Is there a worry that local recruitment is going up? Okay, let me amplify one part. There was a uptick in local recruitment which started somewhere in 2016. It was in double digits. It went out to rise up to double digits somewhere in 2018-19, and now it has come down to again, as on date, it stands to below 100, and I am quite sure that we may cross the number of 100 this year, but it not be significant as significant in 2018 and 19. So this number will start going down as the realization in the Kashmiri population, particularly the youth, starts coming up. My main worry is about the white collar terrorist. These are the animals, these are the people who sit in the comfort of their homes. Quite a few of them, by the way, are also in various government service or contractors who are drawing benefits from the government and such like things. They got good houses, their children are studying across in rest of the country, or at times sitting across abroad in foreign countries and having a good education and good life and good business for themselves. Now these people are the ones who actually carry out the task of identifying vulnerable youth. The youth can be drug related vulnerability, it may be glamour, it may be radicalization, it may be isolation through the society, he may be a unique, a different child in his family. Now these people carry out this identification, and thereafter, after a careful selection, they influence these minds to carry out activity in name of either freedom
or religion or various other methods, even on pay, even on payment basis, to carry out an activity. So therefore, I look at it, they identify and thereafter they influence. And once all this activity is done, the other people also who carry out identification of targets. Please understand, a youth of 15, 16, 17-year-old, 18-year-old does not just go for a random shooting. Somebody needs to tell him. This is also done by these white-collar terrorists who go out, identify a very careful list of people who have to be targeted, so that the requisite amount of fear in a select population goes out. And thereafter, they are the ones who match this youth with a weapon. And the system now being a pistol which can be quietly hidden, this youth goes out, kills that identified target, and thereafter melts into the normal routine life of a civilian. So my worry is that these white-collar terrorists are the most dangerous than a terrorist itself. I feel they are the factory of the terrorist, because even if we keep on killing local youth, local recruits who pick up a gun, they come out in front of the army or the security force and are neutralized in one way or other. But these white-collar terrorists will continue churning out youth which can be radicalized, influenced to pick up guns and kill. It's interesting you But mentioned... I think the government has started taking some measures on it. Yeah, It's they are interesting you trying to be mentioned that, sir, identified. because already there are a series of actions against people who are in government jobs, who are, posing as teachers, etc. You think that this is also essential if we want to crack down on the overall terror machinery? Not just the man holding the gun, but the man who is handing him the gun and giving him intel about which civilian target to attack. Absolutely, you're bang on. This is required to be done, and I think the present government is doing the same thing. Such people are being identified. Firstly, either they are taken out from the government jobs, and they are also being put behind the bars. In last few months, I think number of raids have been conducted by NIA itself, and such like people are being removed from the scene. And I am quite sure that such actions will ensure that these white-collar terrorists are put behind bars to ensure that a long-term peace and prosperity comes back to Kashmir. बहुत बड़ी चीज़ है जो कि GOC 15 कोर ने कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाल फिलहाल में सिविलियंस के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, एक तरीके से जो चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं उससे डर गया है। वो चाहता है कि लोग दहशत के खौफ के माहौल में रहें, इसीलिए इस तरह की लोन शूटिंग्स कराई जा रही हैं जहां पर एक आम आदमी को, एक 15, 16, 20, 25 साल के लड़के को गन दे दी जाती है, उसके लिए टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टारगेट्स वो लोग बताते हैं जो कि सफेद पोश आतंकवादी हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। कई सारे ऐसे लोग अभी सरकारी नौकरियों में बने हुए हैं जिनकी लगातार पहचान और जिनके ऊपर एक्शन लगातार NIA सरकार भी कर रही है। तो इन लोगों पर भी एक्शन लेना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। हमारे साथ ईशान मानी और प्रदीप दत्ता दोनों जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। पहले आपसे पूछना चाहूंगी प्रदीप, क्योंकि जिस तरीके से अब जो सरहदी इलाके हैं वहां पर विलेज डिफेंस कमेटी के जरिए जो आम आदमी है उसको अपनी सुरक्षा करना सिखाया जा रहा है, ये मुहिम क्यों शुरू की गई, कब शुरू की गई और किस मकसद से शुरू की गई? देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप जम्मू कश्मीर के हालात देखेंगे तो खराब होते जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ पे आम आदमियों को टारगेट बनाया जाए। हमने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्तों में कोई 14 के करीब माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर्स या गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। हो सकता है कि वो बाकी भी सरहदी इलाके हैं जैसे पुंछ और रजौरी में एक बार फिर से वहाँ भी दहशत फैलाने की कोशिश हो, क्योंकि पिछले 12 दिन से मैं एक ऑपरेशन कवर कर रहा हूँ जहाँ पे 5 से 6 के करीब आतंकवादी पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए थे और जंगलों में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने सोचा कि VDC को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए और आर्मी की मदद से एक बार फिर से उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है। ये वही विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर हैं जिन्होंने 90 के दशक में
को चने चबवाए थे दहशतगर्दों को, खास करके अगर हम डोडा किश्तवाड़ इलाके की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हालात थे। एक वक्त आ रहा था जब कम्युनल मैसेकर्स हो रहे थे, लगातार माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को मारा जा रहा था। उस समय इन्होंने बंदूक उठाई, ना कि अपनी हिफाजत के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए, बल्कि अपने परिवार और बाकी गाँव वालों की हिफाजत के लिए। और आज भी आप देखिए किस तरीके से, मैं देख रहा था, देख के बड़ा मतलब अपनी छाती जो है गर्व से चौड़ी हो रही थी जब देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चियां वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी। और मैंने उनसे पूछा कि आपको एक बार भी डर नहीं लगा? उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, हमने हथियार अगर उठाया है दुश्मन को डराने के लिए, ना कि खुद को डरने के लिए हमने हथियार उठाया है। हम चाहते हैं कि हम अपनी देशवासियों की भी हिफाजत करें और अपनी फौज के साथ मिलकर काम करें। तो ये एक जज्बा जुनून है उन लोगों में। मैं बुजुर्ग एक से बात कर रहा था, उनकी उम्र 66 वर्ष की थी और 66 वर्ष के बुजुर्ग ने कहा कि मैं उस समय वीडीसी का मेंबर था, लेकिन आज मैंने कोशिश की है अपने पोते को भी वीडीसी का मेंबर बनाऊं, क्योंकि आने वाले लगता है कि हालात खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है और देखिए अफगानिस्तान में भी अगर आप स्थिति देखें तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो तालिबान को भी यहाँ घुसेड़ने की कोशिश करें। यही वजह है कि लोग सतर्क हैं, लोग तैयार हैं। इससे पहले कि वो हम पे हावी हो जाए, हम उन पे हावी हो जाते हैं। ये एक रणनीति है, एक गोली, एक निशाना, एक दुश्मन, उनको इस मोटो के तहत तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल ईशान, आप भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में, कई ऐसे लोग थे जो कि बाहर से काम की तलाश में आए थे, या फिर जो वहां पर अल्पसंख्यक जो समुदाय था वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो अब ड्रोन से उन इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा क्या ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो इस अल्पसंख्यक समुदाय में? देखिए, पहले एडिशनल बंकर्स की आज डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। हमें ये बताया जा रहा है कुछ और एडिशनल बटालियन जो सीआरपीएफ की है उनको श्रीनगर के इलाकों में डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि श्रीनगर कैपिटल सिटी है, समर कैपिटल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमला होना एक चिंता का विषय रहता है और हमेशा हाईलाइट हो जाता है। तो इसीलिए सरकार ये देखते हुए एडिशनल मेजर्स लिए हैं। और एडिशनल मेजर्स में पहला मेजर जो है वो ये है कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस अब ड्रोन्स का प्रयोग डबल कर देगी और उन इलाकों में ज्यादातर सर्वेलेंस करेगी जहां छोटी गलियां हैं और जहां पर ऐसी एलिमेंट्स को देखना या मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन सब से डील करने के लिए एक ग्रिड बनाया गया है जिसको ड्रोन ग्रिड के नाम से अब जाना जाएगा। वो ड्रोन ग्रिड ड्रोन्स को ऑपरेट करेगी जो 5 किलोमीटर दूर तक ड्रोन्स जो है एक जगह से ऑपरेट करके जा सकते हैं और इन इलाकों में नजर रख सकते हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रोजमर्रा पेट्रोलिंग करना मुश्किल है, या जहां पर हम फोर्सेस की बात करें तो नंबर्स का होना उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अब ड्रोन की वजह से तीसरी आंख मिलेगी और उस आंख की वजह से जो है वो लगातार इमेजेस मिलेंगे और लगातार उन इलाकों में सर्वेलेंस होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिहार या उत्तर प्रदेश से लोग जम्मू कश्मीर आते हैं, हालांकि 3 लाख का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है कि हर साल यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए चिंता का विषय था कि वो कैसे रोजगार ढूंढे, बिकॉज विंटर आने से पहले ही इस बार वो कई लोग उसमें से निकल चुके हैं इन हमलों के बाद। लेकिन कुछ जो लोग जो अभी भी पीछे हैं, जो नहीं जाना चाहते क्योंकि बस रोजगार नहीं है घर पे, तो वो उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एडिशनल ड्यूटीज बढ़ा दी है। रात को पेट्रोलिंग नाके लगे हुए हैं और लगातार स्कूटर्स और बाइक्स को सीज किया जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है इन सबको रोकने के लिए। हालांकि कुछ इलाकों में इंटरनेट शटडाउन भी होता है और ये बताया गया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मेजर है ताकि मिलिटेंट्स अटैक ना कर पाए। हालांकि हमने कल भी देखा कि एनकाउंटर ब्रीफली हुआ था छानपुरा एरिया में जो श्रीनगर में है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अलार्म्ड हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो कह रहे हैं कि काबू में है और वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जी, सारे अपडेट देने के लिए प्रदीप आपका और ईशान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के 100 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं जो ऐतिहासिक है। इस अद्वितीय सफलता से कोई नाखुश कैसे हो सकता है, कैसे कोई सवाल उठा सकता है? वो लोग जो कुछ महीनों पहले ये सवाल पूछ रहे थे कि देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन आखिर कैसे दी जाएगी, कह रहे थे कि 2024 से पहले वैक्सीनेशन पूरा करना असंभव है। हैरानी की बात यह है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भी आज वो सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीनेशन पर सियासत हम आपको दिखाएंगे। पहले देखिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस जो हमने कीर्तिमान पाया है उस पर क्या बोला। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर देख चुके लोगों के लिए यह आंकड़ा देखना बेहद सुखद था। 100 करोड़ वैक्सीनेशन, एक असंभव काम जो संभव हो गया। देश भर में इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर देश को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ
नंबर नहीं है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है, नए भारत की तस्वीर है। भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। कोरोना की महामारी ने देश में जब विकराल रूप दिखाना शुरू किया, लोगों का विश्वास डगमगा गया कि भारत का इस महामारी से लड़ना बेहद मुश्किल होगा। इसी मुश्किल से मुकाबला करने के लिए देश में सकारात्मक माहौल तैयार किया गया। कोरोना के खिलाफ युद्ध में जनशक्ति को पहली प्राथमिकता दी गई। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। वो बात और है कि तब भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन देश की एकता खंडित नहीं हुई। महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। देखते ही देखते नामुमकिन मुमकिन हो गया। दुनिया भर का सबसे बड़ा अभियान भारत में शुरू किया गया। सबको वैक्सीन मुफ्त मिले, इसकी मुहिम शुरू हुई, जो 100 करोड़ डोज के बाद भी बिजली की गति से जारी है। ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए यह भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई। एक वक्त था जब भारत में पीपी किट तो छोड़िए, पर्याप्त मात्रा में मास्क का भी उत्पादन नहीं होता था। विरोधी दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देते थे, लेकिन आज दुनिया के वही देश मेक इन इंडिया का लोहा मान चुके हैं। एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। देशवासियों को वैक्सीन देने में कोई भेदभाव नहीं किया गया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, देश का एक ही मंत्र रहा,
अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन दिए जाने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। मंच कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी देश में हो या विदेश में, कोरोना के खिलाफ जन जन तक संदेश पहुंचाना नहीं भूलते। आज भी उन्होंने कहा कि हम सभी को मास्क को सहज स्वभाव बनाना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मिलकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। देश में त्योहार का मौसम है। पिछली दिवाली कोरोना के खौफ में बीती, अब की बार हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को यही संदेश दिया है। तो अगर देश में कोरोना के 100 करोड़ टीके लग चुके हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सभी खुश होंगे। ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं आपको अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर का एक ट्वीट दिखाती हूं। पहले 2 पंक्तियों में आपको प्रसंग बता देती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद राष्ट्र को संबोधित किया, देश की जनता को बधाई दी। अब 100 करोड़ वैक्सीनेशन जैसे ऐतिहासिक पल का विरोध भी देखिए। इस पूरी तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीर में सबसे नीचे एक डॉक्टर है। डॉक्टर के कंधे पर कोरोना महामारी का बोझ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर एलपीजी का सिलेंडर है और फिर पेट्रोल पंप, और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का कैरिकेचर लगाया गया है जिस पर एक मोर बैठा है। विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए, यह देश के हित में है, लेकिन विरोध उन्हीं बातों का होना चाहिए जो राष्ट्र हित और जनहित में ना हो। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर इस तरह का विरोध क्या आपको तर्कसंगत लगता है? प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब देश को संबोधित किया तब भी उन्होंने कहा कि तरह तरह के सवाल पूछे गए। इतना तक कहा गया कि भारत महामारी से लड़ नहीं पाएगा, लेकिन 100 करोड़ वैक्सीनेशन ने सबके सवालों का जवाब दे दिया। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी
मुफ्त। विपक्ष को 100 करोड़ वैक्सीनेशन के ऐतिहासिक पल की भी खुशी नहीं हुई। सरकार ने देश की जनता को 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बधाई दी और विपक्ष ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री आरएमएल गए, जो हेल्थ वर्कर हैं उनको बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग देश में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीन नहीं बनाया जा सकता है, वैक्सीन लगाना ठीक नहीं है, उन सबको जवाब मिला है। देखिए, मुझे ये लगता है कि मोदी जी आजकल श्रेय लेने के लिए ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। उनका भाषण मैंने भी सुनी, ये कि निराश सुनना और सिर्फ श्रेय लेने की कवायद है। मैं तो ये आशा किया था कि कम से कम सच तो बताए मोदी जी। कभी विपक्ष की तरफ से हम लोग ये नहीं कही कि ये नहीं, वो नहीं, सो नहीं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर कुछ नहीं कहा तो VIP कल्चर पर और गड़े मुर्दे ही उखाड़ते रहे। उन्होंने लिखा, मोदी कहते हैं टीकाकरण अभियान में VIP कल्चर नहीं, केवल भारत में 25% एक्सक्लूसिव कॉर्पोरेट क्षेत्र का वैक्सीनेशन कोटा है। मोदी ने अभियान शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले पहला वैक्सीन ऑर्डर दिया था। उन्होंने राज्यों और लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया। उन्होंने नीति बदली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इस अक्षमता और दूरदर्शिता के अभाव में दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई। हमने अपनों को खो दिया। हमें उन जीवन को भी कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी जान उपेक्षा और करुणा की कमी की वजह से गई। शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कम से कम 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी, लेकिन ये पूछ लिया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कहां थे। सरकार इवेंट करने से बचे, 100 करोड़ डोज नहीं 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करें। धन्यवाद देश के आशा वर्कर से लेकर हेल्थ स्टाफ का, धन्यवाद वैज्ञानिकों का। पीएम आरोप लगाते हैं, हम सवाल क्यों नहीं उठाएं कि आप दूसरी लहर के वक्त कहां थे जब लोग मर रहे थे। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। प्रियंका चतुर्वेदी को शायद याद नहीं, लेकिन कोरोना संकट काल के 19 महीनों में 10 बार प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने आए। उन्होंने देश की जनता को हौसला दिया। सभी विपक्षी दल जब एक सुर में विरोध कर रहे थे तो भला आम आदमी पार्टी पीछे क्यों रहे। उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार वैक्सीनेशन पर गंभीर होती तो 6 महीने पहले ही 100 करोड़ डोज हो जाते। कोरोना के मामले पूरी तरह से थमे नहीं हैं। चीन, रूस और यूनाइटेड किंगडम के हालात बेहद खराब हैं। ये बात ठीक है कि भारत में 100 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, फिर भी सावधानी बरतनी अभी जरूरी है। राजनीति बेशक कीजिए, बस राष्ट्र हित मत भूलिए। एक नजर इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। क्या चीन से एक बार फिर कोरोना की वेव पूरी दुनिया में फैल सकती है? क्या एक बार फिर से चीन एक और वेव यानी कि तीसरी वेव लेकर के आ सकता है? कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी, ये तो अब आप जानते ही हैं, और अब एक बार फिर वायरस ने चीन में दस्तक दे दी है, जिसके बाद चीन में सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और मास टेस्टिंग बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है, जिससे ये बात तो साफ है कि कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान ने कल ही 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया, लेकिन देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि कोरोना से लड़ाई आज भी जारी है। कोरोना को हराने के लिए जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा है। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर भी लोग नजर नहीं आ रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है, रास्तों को रोक दिया है। बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। मॉल्स और सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज करने के लिए जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बुला बुला कर की जा रही है मास टेस्टिंग। उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चीन के उत्तरी व उत्तर पश्चिम शहरों की हैं, जहां एक बार फिर कोरोना वायरस के कहर से डर और दहशत का माहौल है। चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन एक बार फिर इस महामारी की चपेट में आता दिख रहा है, जिसे देखते हुए सरकार सख्ती में आ गई है।
और कई बड़े कदम भी उठाए हैं। चीन में सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सैकड़ों फ्लाइट रद्द कर दी हैं। जिन शहरों में मामले बढ़ रहे हैं वहां स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगा दिया है। सरकार ने लोगों से साफ कह दिया है कि ज्यादा जरूरत होने पर ही बाहर निकलें। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट की बात कही जा रही है। चीन में कोरोना का प्रकोप दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है, साथ ही उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन के दौरान साफ किया कि घर से निकलते वक्त जिस तरह हमें जूते पहनने की आदत है, ठीक उसी तरह हमें मास्क भी पहनना होगा। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने का जश्न मनाया। पूरा देश इस उत्सव में शामिल हुआ। यह भी सच है कि हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ महीनों में कमी आई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक ऐसी महामारी है जो कभी भी तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे में इसको रोकने का हथियार है मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना और वैक्सीनेट होना। प्रधानमंत्री जी ने सही फरमाया है कि जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, जूते पहनते हैं, उसी ढंग से घर से बाहर निकलते समय आपको मास्क पहनना है। जब कोविड से भरा था सारा देश तो हमने लगाया था एसएमएस का नारा। तो आज एसएमएस की जगह हम आपको कह रहे हैं खाली सिर्फ मास्क पहनना है। एसएमएस यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे जैसे देश में पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। सैनिटाइजर यूज़ करें या न करें वो आपका पर्सनल इशू है, ये पब्लिक में दिखता नहीं है। लेकिन मास्क जो पहनते हैं पब्लिक में दिखता है। मास्क आपको खुद को बचाएगा और आपसे दूसरों को बचाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस समय थर्ड वेव से जूझ रहे हैं, जिसमें यूके और रूस शामिल हैं, जहां एक बार फिर कोविड आउटब्रेक देखा जा रहा है। यूके में कल 51,484 नए केस सामने आए। पिछले 7 दिनों में औसतन 46,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। रूस में कल 35,416 नए केस सामने आए। पिछले 7 दिनों में औसतन 33,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1,011 लोगों की जान चली गई, जो रूस में अब तक सबसे ज्यादा है। देशों में ऐसे हैं, खास करके चाइना, रशिया, यूके और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, जहां पर कोविड का नया वेव आ रहा है और जिसके वजह से उन्होंने नए रिस्ट्रिक्शंस लागू किए हैं। भारत के हालात अभी ठीक है। हमारे पास पहले कई लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, ऐसा 4th सीरो सर्वे में मिला था। उसके बाद वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छे पैमाने पे चल रहा है। दोनों मिलाकर हाइब्रिड इम्यूनिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को कोविड होगा ही नहीं या हमारे पास कोई नया वेव आएगा ही नहीं। अगर ये ऐसे वेव सब जगह चल रहे हैं, खास कर यूरोप में और चाइना में, हो सकता है कोई नया वेरिएंट निकले। हिंदुस्तान में ये त्योहार का मौसम है। आने वाले कुछ दिनों में दीपावली और फिर भाई दूज आना है। पिछले साल भी त्योहारों के दौरान देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड के केस तेजी से बढ़े थे। ऐसे में हमें त्योहार मनाने के दौरान कोविड के नियमों का भी ध्यान रखना होगा, जिससे हिंदुस्तान में ये बीमारी फिर अपने पैर न पसार सके। वहीं ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से